हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज़, आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बार बार हमें कमेंट करके मैसेज करके ये कह रहे थे कि सर हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी करवा दो, इंग्लिश बड़ी ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लग रही है हमें। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो बीए प्रोग्राम के हैं, चाहे वो एनसीवैब के स्टूडेंट्स हो या फिर वो एसवेल के स्टूडेंट्स हो, सो उन लोगों के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इंग्लिश ए के स्टूडेंट्स के। और उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गारंटी सीरीज़ आ चुकी है और रोज़ हम अपलोड करते रहेंगे। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि भाई इसके अलावा आपके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इसलिए इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जब आप इंग्लिश के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आपके पास में एक तो लिटरेचर और एक ग्रामेटिकल, दो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से करके जानी। तो ग्रामर तो आप कहोगे कि हाँ सर हमारा हो जाएगा। लिटरेचर बुक का काफ़ी मुश्किल है क्योंकि स्कूल लेवल की जैसे नहीं होती इंग्लिश, कि इंग्लिश की हिंदी भी लिखी हुई है और फिर हम उसको अच्छी तरीके से, कई बार क्वेश्चन ये जो होते हैं हमें तो हमारी बुक में दिखते नहीं, अब हमें लिखना कहाँ से ये सोचना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, तो आपको चिंता नहीं करना। अब हम आपके साथ हैं तो आपको पहले हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और फिर इसका आंसर किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके पेपर में क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसके चैप्टर का नाम आपके ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ आएगा कि भाई ये इस चैप्टर से आया है, इस चैप्टर से नहीं आया। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक आर द चीफ रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड इफेक्टिव राइटिंग। यानी ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी राइटिंग को गुड और इफेक्टिव बना देती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आता है, लेकिन कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा जाता है कि व्हाट आर सम ऑफ वेज इन विच वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग। यानी हम कैसे अपने राइटिंग को सुधार सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं। सो दोनों एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइटिंग का मतलब समझना है कि भाई राइटिंग का मतलब ये नहीं कि हम सुतलेख लिख रहे हैं, एक पेज का राइटिंग हम अपनी जो हमने लिखा है उस लिखावट को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर राइटिंग का मतलब वो नहीं है। राइटिंग का मतलब ये है कि आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ सोचते हैं, डायरी एंट्री लिखते हैं, बट उसके अंदर आपका जो वर्ड पावर है वो अच्छा नहीं है, आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर किसी मैगजीन वगैरह में आप देखते हैं, आप अपनी राइटिंग स्किल्स को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए है कि भाई कैसे हम अपनी राइटिंग को इफेक्टिव और गुड बना सकते हैं या फिर कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सही में सिमिलर है। आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे आप देख सकते हैं, आंसर आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। सो एक एक करके आपको क्या पॉइंट लिखने हैं, कहाँ से कहाँ तक कैसे करना है, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। और भी बहुत से क्वेश्चन है, आप इसी प्रकार की गारंटी सीरीज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो आंसर ये है, देयर आर मैनी रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड इफेक्टिव राइटिंग। यानी हमारे पास में क्या है, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को बेटर बना सकते हैं। लाइक क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट यानी सामान्य सा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली बात हमारे पास में क्या होना चाहिए, ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। देन सेकेंड चीज़ इसके बाद अगर हम देखेंगे तो दीज आइडिया शुड बी थ्रोली अंडरस्टूड। यानी ये बिल्कुल ऐसे आइडिया होने चाहिए कि जब कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और क्या बात कहती है कि द आइडिया शुड बी प्रेजेंटेड लॉजिकली एंड कोहेरेंटली। यानी जो हम अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकली। हम ये देखें कि हमारा आंसर प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लॉजिक हमने लगाया कि नहीं। अब यही आंसर है, ये आपको बुक के अंदर भी मिलेगा, बट वहाँ पर आपको आंसर प्रेजेंट करने का तरीका नहीं बताया गया है, बट हम आपको आंसर प्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं, तभी तो आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। सो आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आपकी आंसर की एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा जब हम उसको लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं, इसके साथ विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, हमें एक लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ करना है। ये नहीं कि हम एक ही आंसर के अंदर दो तीन तरह की लैंग्वेज यूज़ करें तो आंसर कैसा होगा। पहले इंग्लिश लिखना शुरू किया, फिर हमने उसमें हिंदी भी लिखना शुरू कर दिया, सो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए गलत हो जाना शुरू हो जाएगा। द लैंग्वेज, अब इसके बाद आगे देखेंगे, द लैंग्वेज यूज शुड बी रीच्ड इन पावर। यानी आपके पास में क्या होना चाहिए कि वर्ड पावर होनी चाहिए, आपके पास में वोकेबलरी होनी चाहिए। जब हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें अच्छी वोकेबलरी का यूज़ करना है, ताकि जब पढ़ने वाला पढ़े तो उसे लगे नहीं कि बच्चों की स्टोरी लिखी है इसने, उसे लगे कि हाँ यार इफेक्टिव है, बहुत अच्छा लिखाएगा।
ओके, इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम हिंदू का ही न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो वर्ड सिलेक्शन होता है वो आईएएस यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए बेटर होता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा हम कुछ मैगजीन्स पढ़ना प्रेफर करते हैं उसमें, क्यों? क्योंकि वो हमें काफ़ी ज़्यादा हमारी वोकेबलरी को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा और आप देखेंगे कि इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हमें क्या करना है, जब हमें अपना आंसर राइट करना है तो हमें ग्रामेटिकली आंसर जो है उसको करेक्ट लिखना है। इसके अलावा आप देखेंगे फॉर अचीविंग ऑल दिस एक्सटेंसिव read should be done moreover the writer should be ability to think deep। ओके, सो आप अब यहाँ पर समझें कि यहाँ पर आंसर ये सिंपली कहा गया है कि हमने एक तो करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस भी हो, और इसके अलावा जो हमारे आंसर्स हैंगे इसके अंदर, जो अगर कोई पढ़ता है इसको, हमने जो कुछ भी लिखा है सो कम से कम उसको समझ में आए अच्छी तरीके से, पढ़ने टाइम उसे प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात में कि भाई हमें अपने लेख लिखने टाइम हमारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम गहराई से उस विषय के बारे में सोचें, और इसके अलावा फिर हम कॉन्सेंट्रेट भी हमारा हो, या जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो भी कॉन्सेंट्रेट करे और उसके बाद फिर उसको कर सके। ओके, इसके बाद में हिज लैंग्वेज विल ऑल्सो सपोर्ट द राइटिंग कैपेसिटी, यानी आपकी जो नॉलेज है ये भी डिपेंड करती है आपकी कैपेसिटी क्या। अगर हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि भाई अपने बारे में लिखो, तो 5 साल का बच्चा क्या कहता है नहीं भाई मेरे को आता ही नहीं, क्योंकि उसमें राइटिंग की कैपेसिटी नहीं होती। बट आपको, आप में राइटिंग की कैपेसिटी होती है। कई बार आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, आपको आता ही नहीं, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर बोलते हैं नहीं मैं लिख दूंगा, कुछ भी लिख कर आ जाता हूँ मैं। सो ये आपकी राइटिंग कैपेसिटी होती है। जब आपके पास ये होता है तो आप एक आंसर अच्छा लिख पाते हैं। सो गाइस, बढ़ते हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको इजीली। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन भी कई तरीके से ये आता है, और ये फ्री राइटिंग का क्वेश्चन तो भाई बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में। सो ये चैप्टर का नाम भी फ्री राइटिंग से है, इसीलिए ज़रा समझ लेंगे क्या है क्या क्वेश्चन की नहीं, कि व्हाट इज़ फ्री राइटिंग। सिंपली ये तो आता ही लिखा हुआ है, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, यानी फ्री राइटिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। पहले जब आप फ्री राइटिंग क्या होता है ये समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या क्या लाभ हैं। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फ्री राइटिंग, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टास्क, यानी क्यों मुश्किल पड़ जाता है हमें। देखो क्या इसके लाभ हैं, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको ये भी पता चल ही जाएगा। और इसके बाद में दो तरीके और भी हैं इस क्वेश्चन के पूछने के, हाउ डू वी फील व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग फॉर आवर सेल्फ। सो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, ये भी अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरा आंसर नहीं लिखना। और इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन फिर ये भी बन जाता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग फॉर सेल्फ, डू यू एग्री। यानी ये क्वेश्चन कुछ 3-4 तरीके थे क्वेश्चंस के, तो जिस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब हम इसका आंसर डायरेक्टली बात करते हैं। सो आंसर अगर आप देखते हैं तो फ्री राइटिंग रेफर्स टू राइट फॉर सेल्फ, यानी जो फ्री राइटिंग है बेसिकली होता क्या है कि रेफर करता है, हमें आगे प्रमाणित करता है, आगे भेजता है किस चीज़ के लिए, अपने खुद के लिखने के लिए। फ्री राइटिंग का मतलब है स्वयं के लिए लिखना। इसके अलावा द राइटर मेंटेन्स दैट राइटिंग फॉर्म वन सेल्फ, यानी क्या करता है जो लेखक होता है वो मेंटेन करता है अपने आप के लिखने के लिए। इसके अलावा इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, और फ्री राइटिंग क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है, सिंपल होता है, उसके अंदर कोई कुछ भारी डिफिकल्टी ग्रामेटिकली कुछ ऐसा मिस्टेक नहीं होता। अब इसके बारे में बात करेंगे। फ्री राइटिंग डज नॉट बोदर अबाउट द नॉर्म्स ऑफ ग्रामर, यानी इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो फ्री राइटिंग है ये हमें ये नहीं कहता कि नाक में दम नहीं करता इस चीज़ को लेकर कि भाई हमें कोई मापदंड नहीं होते हमारे पास में कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, कि भाई हमें ये वर्ड लेने पड़ेंगे, अच्छे वर्ड देखने, हमारा इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। फ्री राइटिंग सिंपली ये है कि भैया इसको कोई मतलब नहीं है ऐसा कि हम कोई सा भी वर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा जस्ट अपोजिट है। इसके अलावा आप देखेंगे इट ऑल्सो डजेंट मैटर, इट ऑल्सो डजेंट बोदर अबाउट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग के बारे में भी ये ज़्यादा अपना वो नहीं करता, यानी ज़्यादा मैटर नहीं करता फ्री राइटिंग में, क्योंकि आप अपने खुद के लिए लिख रहे हो। इट इज़ अ सेंस बेस्ड, यानी ये क्या होता है, एक सेंस बेस्ड होता है। अब सेंस के बेस्ड होता है, ये आपकी लॉजिक पे बेस्ड होता है, आप कैसा आंसर लिखेंगे कैसा नहीं लिखेंगे। द राइटर हु राइट्स फॉर सेल्फ, जो भी लेखक लिख रहा है अपने खुद के लिए, सो वो एक प्रकार से हमारी क्या कहलाती है, फ्री राइटिंग कहलाती है। सो इसके अलावा आप देखेंगे या तो कोई लड़का लिख रहा है या कोई लड़की, कोई भी लिख रहा है,
ही इज़ राइटिंग ओनली फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए लिखता है, एंड नॉट टू प्लीज्ड और इम्प्रेस एनीवन। यानी हम उसको इसलिए नहीं लिखते कि हमें किसी थर्ड पर्सन को इम्प्रेस करना होता है, और ना ही हम उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए हम फ्री राइटिंग लिखते हैं। फ्री राइटिंग में डायरेक्टली दिस नॉलेज मेक्स हिम मोर ओपन। और फ्री राइटिंग क्या करती है, हमें बिल्कुल ओपन करती है, हमें अपने बारे में बताने का एक अच्छा तरीका बताती है, और ऑनेस्टली, ईमानदारी से भी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रियल थॉट्स, हमें क्या करना होता है उसमें, अपने रियल थॉट्स हम लिख सकते हैं, हमें कैसा लगता है, क्योंकि अगर हम किसी थर्ड पर्सन को दिखाना होता है हमें अपना आंसर, सो हम अपने रियल थॉट्स का प्रयोग कर ही नहीं पाते। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट हैगा इसके अंदर, एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रियल थॉट्स प्रोवाइड्स हिम बेसिस फॉर ओरिजिनलिटी, यानी ये आपके एक ओरिजिनलिटी से रिगार्डिंग ही संबंधित होता है, जो आपको समझने में भी काफ़ी मदद करता है। सो ये आंसर भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा, तो आप इसको लिख देना है। इसके बाद में आपको और क्या लिखना है, ज़रा इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम फिनिश प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 ईयर वगैरह को रिपीटेड देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सो ये इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से उसको लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट रेफर टू द मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब हमें एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप क्या करोगे कि आपने ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रखा है, सो वो आपका एक प्रकार से फिनिश्ड प्रोडक्ट है। और शार्प्ड मोस्ट ऑफ द राइटिंग, मतलब एक प्रकार से एक वो राइटिंग जो आप क्या करते हो, शो करने के लिए किसी को लिखते हो, ये एक तरीके से आपका द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे a finished product, the skill to produced finished product is learnt after years, यानी हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके बाद में ही हमको ये पता चल पाता है फिनिश प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं। ओके, इसके बाद सिंपल राइटिंग डज नॉट रिक्वायर मच और प्रैक्टिस, यानी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे डिफरेंट मीनिंग इसका मतलब होता है एक तरीके से लंबा, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब, तो आप इसको समझ जाएंगे कि भाई जो सिंपल राइटिंग होती है उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोलॉन्ग। सिंपल राइटिंग तो छोटा भी हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें फिनिश प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं रहता, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, प्रोसेस और राइटिंग दोनों चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल ही हाईलाइट हो रहा है, मेकिंग अ मिस्टेक अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी हम जो गलती करते हैं वो हमारा नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग है। हम, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप इस बात से सहमत है कि भाई हम कुछ सीखते हैं तो गलती होती है, वाई आर वी अफ्रेड टू मेकिंग मिस्टेक, यानी हम लिखते हैं तो नेचुरल पार्ट है, कुछ ना कुछ सीखते हैं, लिखते हैं तो कुछ ना कुछ गलती होती है। क्या आप इससे सहमत हो, और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गलती करने से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आई कोरोबरेट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ इन व्यूज़ टू मेकिंग मिस्टेक, यानी कि जो मेकिंग मिस्टेक है वो एक नेचुरल पार्ट है, ये एक प्राकृतिक पार्ट है, हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ गलती करता है, खासतौर पर जब वो कुछ ना कुछ सीखता है। इसके बाद में नो वन शुड बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलती करने से डरता ना हो। अ लर्नर कैन नॉट अवॉइड मिस्टेक, एक लर्नर है वो कभी भी गलतियाँ, मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि वो उसकी सीखने की उम्र है, वो प्रॉपरली कब सीखेगा, जब वो गलती ही करेगा, बिना गलती के वो सीख ही नहीं पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी, आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ डिफेक्टिव, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव भी है। इट प्रोवाइड्स रॉन्ग नेशन ऑफ द लर्नर्स, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा अजीब भी है, और वो हमें कई बार गलत चीज़ें भी पढ़ाता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन करते हैं कि जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो हमारे किस काम आता है। सो लर्नर कई बार गलती इस चीज़ से भी करते हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग थे, तो उन लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं आता था, उनको स्कूल तक से भी आपने देखा कि निकाल दिया जाता है, आगे चल के उनकी माता ने ही उनको पढ़ाया था। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन सिस्टम ही समझ में नहीं आता, बच्चे मैथ्स में बड़े परेशान रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, सिर्फ इसी रीज़न से। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द लर्नर रिमेन्स इन द गैप ऑफ फियरिंग दैट इफ़
दे मेक मिस्टेक, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डर लगता है, पहले से ही डर से पकड़ होती है उनकी कि भाई अगर हमने गलती करी तो क्या होगा क्या होगा। ओके, दे विल बी पनिश्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें शायद सज़ा भी दी जाएगी। और दे विल बी बैग्ड पुअर मार्क्स, यानी हो सकता है उन्हें कि बहुत कम नंबर भी मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स इसीलिए बहुत ज़्यादा गलती करने से डरते हैं। इट इज़ रॉन्ग टू स्कोल्ड अ लर्नर फॉर मेकिंग मिस्टेक, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को डांटते हैं कि भाई गलती कर दी तुमने, ये कर दिया, पीटते भी हैं उन लोगों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। द मिस्टेक ऑफ ग्रामर और स्पेलिंग शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, अगर हम देखें कि अगर हमने कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक करी है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो वो ओवरलुक, उसे इग्नोर कर देना चाहिए। क्यों? अगर हमारा लिखने का जो सेंस है वो बढ़िया है बट हमने कुछ गलती करी थी तो उसके चक्कर में हमारा आंसर नहीं काटना चाहिए, ये कहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, द फैक्ट इज़ द एबिलिटी टू फ्रीली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एरर द फ्री राइटिंग, यानी कि अगर आप देखोगे कि हमारी एक ऐसी एबिलिटी जो फ्री राइटिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अगला क्वेश्चन ये है, इफ़ आ स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक सो व्हाट शुड बी रिस्पॉन्स ऑफ द टीचर, यानी बहुत सारे टीचर को आपने देखा होगा अगर स्टूडेंट गलती करता है तो उसे डांट दिया जाता है, पीट दिया जाता है। सो क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए एक टीचर का, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो बेसिकली मेरा तो यही है कि टीचर को उसको समझाना चाहिए, बाकी आंसर आपको किस तरीके से लिखना है ज़रा इसको भी समझ लीजिए। मेकिंग अ मिस्टेक इज़ अ नेचुरल पार्ट, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अटैच्ड है। मेकिंग अ मिस्टेक इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, ये नेचुरल पार्ट है, हम सीखते हैं कुछ तो कुछ गलती कुछ ना कुछ करते हैं, इसीलिए कैन नॉट बी अवॉइड, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों को, गलतियों को अवॉइड कर देना चाहिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। द टीचर मस्ट नॉट बी रिबॉक, इसका मतलब ये है बेसिकली जो टीचर है टीचर को उस पर एक तरीके से डांटना नहीं चाहिए उसे, या फिर ना तो डिस्करेज करना चाहिए उस स्टूडेंट को। इसके अलावा ही शुड प्रूव प्रॉपरली गाइडेंस, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड करना चाहिए, एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। और लर्नर जो है इससे क्या कर सकता है, अपनी जो गलतियां जो करता है उसको करने से कहीं ना कहीं वो बच सकता है। सो गाइज इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए और भी नई वीडियोस लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, सो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।